गाइस। तो पिछले क्लास में हमने बात किया था एसिड्स और बेसिस के ढेर सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और साथ ही में एसिड और बेस दूसरे दूसरे सब्सटेंसेस के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं ये भी हमने समझ लिया था। और आज हम बात करने जा रहे हैं कॉमन सॉल्ट के बारे में। आप सबको पता है सॉल्ट क्या है। मैंने जब एसिड्स और बेसिस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको बताया था तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप एसिड और बेस को अगर आप कंबाइन करोगे तो आपको क्या मिल रहा था, सॉल्ट, जो कि न्यूट्रल रहता है, और साथ ही में आपको क्या मिल रहा था, वाटर भी मिल रहा था। तो इस वाले सॉल्ट के बारे में अभी हमें पढ़ना है। तो नॉर्मली हम कॉमन सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। कॉमन सॉल्ट यानी कि सॉल्ट आप बोल सकते हो। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, कॉमन सॉल्ट हमें कहाँ से मिलता है, कॉमन सॉल्ट को और हम किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और क्या क्या मेथड है, ये सारे चीज़ को हमें समझना है। तो केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट मीन्स कॉमन सॉल्ट से क्या क्या केमिकल्स हमें मिलते हैं, ये तो हमें देखना ही है कि हम कॉमन सॉल्ट तो चलो ठीक है, एसिड और बेस को मिला दो तो आपको मिल जाएगा कॉमन सॉल्ट। लेकिन अभी हमें ये समझना है कि कॉमन सॉल्ट से अब हम क्या क्या केमिकल्स बना सकते हैं, इसके बारे में भी हमें डिस्कस करना है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कॉमन सॉल्ट के फॉर्मेशन के बारे में। सी वाटर यानी कि समुंदर का पानी कंटेन्स मेनी सॉल्ट्स डिजॉल्व इन इट। सी वाटर में ढेर सारे सॉल्ट रहते हैं जो कि उसमें क्या रहता है, डिजॉल्व रहता है। इसीलिए आपको सी का पानी, समुंदर का पानी क्या रहता है, हमें नमकीन लगता है, सॉल्टी लगता है। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज सॉल्ट्स, और वो सारे में से वही सी वाटर में ढेर सारे सॉल्ट्स डिजॉल्व रहते हैं, ढेर सारे तरह तरह के, ठीक है। उसमें से हम क्या करते हैं, ये सोडियम क्लोराइड को हम क्या करते हैं, उन सारे सॉल्ट्स में से हम सोडियम क्लोराइड को सेपरेट कर देते हैं, एंड सोडियम क्लोराइड इज एक्चुअली अ कॉमन सॉल्ट ओनली। Next, deposit of solid salt are also formed in several parts of the world. Means आपको वर्ल्ड के चारों और बहुत सारे पार्ट्स में आपको ऐसा दिखेगा कि अलग अलग जगह में आपको बहुत सारा सॉल्ट का आपको पूरा डिपॉजिट आपको दिखेगा कि पूरा वहाँ पे क्या है, पूरा सारा का सारा क्या है, सॉल्ट पार्टिकल्स ही प्रेजेंट है, ऐसा आपको दिखेगा। These large crystals are often brown due to impurities. सॉल्ट तो नॉर्मली हमें वाइट कलर का दिखता है ना, सॉल्ट जो रहता है वो वाइट कलर का हमें दिखता है, सॉल्ट का क्रिस्टल्स जो हम घर में यूज़ करते हैं, नमक, ठीक है। लेकिन जो आपके वर्ल्ड में जहाँ पे भी आप ऐसा डिपॉजिट देखोगे, नॉर्मली ये कहाँ पे दिखता है पता है, सी के किनारे में आपको देखने को मिलेगा। नॉट सी के किनारे, मैं बताऊँगी कहाँ पे मिलता है, पर फर्स्ट डिस्कस दिस, ठीक है। ये जो सॉल्ट जो हमें क्या रहता है, एक्चुअली में सॉल्ट तो वाइट कलर का होता है, लेकिन हमें क्या होता है, दीज लार्ज क्रिस्टल्स आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज। लेकिन हमें क्या होता है कि जब आप इस तरह का डिपॉजिट जहाँ पे भी आप देखोगे तो आप देखोगे कि वो ब्राउन कलर का दिखेगा। ब्राउन कलर का क्यों? क्योंकि उसमें ढेर सारे इम्प्योरिटीज़ रहते हैं ना स्टूडेंट्स। हम जो घर में जो सॉल्ट यूज़ करते हैं वो क्या रहता है, वो प्योर किया, वो प्यूरीफाई किया हुआ रहता है, तभी तो वो एकदम क्रिस्टल्स वाइट कलर का हमें दिखता है। लेकिन जब इम्प्योरिटीज़ आ जाएगा सॉल्ट में तो डेफिनेटली वो ब्राउन कलर का ही होगा, और इस सॉल्ट को हम क्या कहते हैं, रॉक सॉल्ट कहते हैं। नेक्स्ट, यानी कि रॉक सॉल्ट मतलब वही सारे सॉल्ट जो कि वर्ल्ड के चारों ओर हमें डिपॉजिट हुआ मिलता है, और साथ ही में वो क्या रहता है, उसमें ढेर सारे इम्प्योरिटीज़ भी रहते हैं, इस जिसकी वजह से वो ब्राउन कलर का होता है। और लार्ज लार्ज क्रिस्टल्स भी रहते हैं, बहुत बड़े बड़े क्रिस्टल्स रहते हैं एक्चुअली सॉल्ट के। हम लोग नॉर्मली सॉल्ट को जब प्यूरीफाई किया जाता है तो उसे हम छोटे छोटे क्रिस्टल्स में भी हम उसे डिवाइड कर देते हैं, तभी जाके हम वो सॉल्ट को घर में यूज़ करते हैं। लेकिन एक्चुअली सॉल्ट के क्रिस्टल्स काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं रॉक सॉल्ट। और इसके बाद क्या बताया गया है, बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट मीन्स ढेर सारे रॉक सॉल्ट वे फॉर्म्ड व्हेन सीज ऑफ बाइगॉन एजेस, व्हेन सीज ऑफ बाइगॉन एजेस ड्राइड अप, रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक कोल। अच्छा, यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो सी मतलब रॉक सॉल्ट कहाँ से मिलता है पता है, रॉक सॉल्ट हम लोग को मिलता है फ्रॉम द सीज ऑफ बाइगॉन एजेस। मीन्स बाइगॉन एजेस मतलब वो सारे सीज जो कि अब नहीं रहे, जो कि बहुत साल पहले, शायद बहुत मिलियंस और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स शायद पहले वो सारे समुंदर थे, लेकिन वो अब क्या हो गए हैं, ड्राइड अप, वो अब सूख गए हैं। और सूख जाने से क्या होगा, सी का वाटर तो सॉल्ट ही रहता है, यानी कि सी के वाटर में प्रेजेंट रहता है सॉल्ट, तो वो सी सूख जाएगा, यानी कि सारा का सारा वाटर उसमें से इवापोरेट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सॉल्ट।
तो यही रॉक सॉल्ट जिसमें कि ढेर सारे इम्प्योरिटीज़ रहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली उस सी वाटर को हम प्यूरिफाई करके तो नहीं रखे थे ना, वैसे ही नॉर्मल सा सी वाटर था जिसमें कि बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ थे। तो वो सारे इम्प्योरिटीज़ जब इवापोरेट, मतलब सारे के सारे वाटर जब इवापोरेट हो गया तो इम्प्योरिटीज़ वही रह गया, और ये सॉल्ट हमें क्या मिला, रॉक सॉल्ट मिला, जिसमें कि ढेर सारा इम्प्योरिटीज़ था और वो ब्राउन कलर का था। नेक्स्ट अब क्या बताया गया है, कॉमन सॉल्ट अ रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। मीन्स अब हमें ये समझना है कि हम कॉमन सॉल्ट से क्या कर सकते हैं, ढेर सारे रॉ मटेरियल्स आप बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ कॉमन सॉल्ट। The common salt thus obtained is important raw material for various materials of daily use. हम अपने डेली यूज़ में जो भी मटेरियल्स यूज़ करते हैं ना, वो सारे मटेरियल्स को यूज़ करने के लिए वो सारे मटेरियल्स को आप बना सकते हो, वो सारे मटेरियल्स को आप बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ कॉमन सॉल्ट। हम देखेंगे कैसे बनाया जाता है, क्या क्या मटेरियल बन सकते हैं, ये सब हमें समझना है। क्या क्या बना सकते हो ये देख लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड आप बना सकते हो, क्या काम है, कैसे बनाया जाता है, सारा कुछ हम देखने वाले हैं। बेकिंग सोडा आप बना सकते हो, वॉशिंग सोडा बन सकता है, ब्लीचिंग पाउडर बन सकता है, और भी बहुत सारे चीज़ एक्सेट्रा 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 बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमन सॉल्ट। लेकिन हमें 10th के स्टैंडर्ड में हमें यही सारे चीज़ के बारे में पढ़ना है, 4 आई थिंक 1 2 3 एंड 4, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड ब्लीचिंग पाउडर। यस हाँ, यही सारा के बारे में हमें पढ़ना है कि ये सारा कुछ हम कॉमन सॉल्ट के हेल्प से हम कैसे बनाते हैं, ये हम देख लेते हैं। तो अब हमें ये समझना है कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे बनाते हैं विथ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट मैंने आपको बताया कि कॉमन सॉल्ट एक्चुअली में क्या रहता है, हम सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl को हम प्यूरिफाई करके निकाल लेते हैं बाकी सारे सॉल्ट में से। सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन वो सारे सॉल्ट में से हम किस सॉल्ट को सिलेक्ट करते हैं, सोडियम क्लोराइड को, NaCl को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो अब ये NaCl से, ये वाले कॉमन सॉल्ट से आप कैसे बनाओगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमें समझना है। When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride called brine, it decomposes to form sodium hydroxide. अच्छा, यहाँ पे क्या बताया गया है, आप पहले ले लो एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। मीन सोडियम क्लोराइड जो कि क्रिस्टल्स फॉर्म में था, यानी कि जो पहले सॉलिड फॉर्म में था, क्रिस्टल्स है यानी कि सॉलिड फॉर्म रहेगा डेफिनेटली, उसका आपको लेना होगा एक्वस सोल्यूशन। ले लिया गया उसका एक्वस सोल्यूशन। अब उस एक्वस सोल्यूशन से आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिसिटी को पास करोगे। अच्छा, सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, ब्राइन कहा जाता है। ये नाम याद रखना क्योंकि बहुत जगह काम आएगा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन को कहा जाता है ब्राइन। और जब आप ब्राइन से यानी कि सोडियम क्लोराइड के ही एक्वस सोल्यूशन से जब आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करोगे तो क्या होगा, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या फॉर्म हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, तो आप सोडियम क्लोराइड NaCl का आप एक्वस सोल्यूशन लिए, और उसको आप एक्वस सोल्यूशन लिए, आप उसमें क्या किए, इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हो, आप उसका एक्वस सोल्यूशन लिए, आप उसमें वाटर भी ऐड कर दिए लिक्विड फॉर्म में, और आपको क्या मिल गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। पहला चीज़ आपको मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट द प्रोसेस, अच्छा सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें मिल गया, बाकी का हम देखेंगे। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोला जाता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम अच्छा, कौन से प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस बोला जाता है, जब हम सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं और हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, इस वाले प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्यों क्लोर एल्कली ही क्यों बोला जाता है, पहला बात तो ये हो गया कि हमें यहाँ पे क्लोरीन मिलता है, और हमें यहाँ पे क्या मिलता है, एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। एल्कली यानी कि हमें यहाँ पे एल्कली भी मिलता है, और साथ ये भी हमें मिलता है हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में भी हमें मिलता है। एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि ये हमें क्लोरीन भी मिलता है, और हमें क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हमें मिलता है। इज इट क्लियर, ये सारा कुछ हमें यहाँ पे मिलता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है यहाँ से क्या क्या, किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे है, फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, बताना होगा आपको। व्हाट इज ब्राइन, ये पूछा जा सकता है।
डिफाइन क्लोर एल्कली प्रोसेस, ये बोला जा सकता है। क्लोर एल्कली प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस ही क्यों कहते हैं, मीन्स क्लोर एल्कली प्रोसेस का ये नाम क्यों पड़ा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आपको ये इक्वेशन के साथ आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड एंड द हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड। आई विल एक्सप्लेन यू कि आप ये क्या है। क्लोरीन गैस हमें एनोड में मिलता है और हाइड्रोजन गैस हमें कैथोड में मिलता है। बस थोड़ी ही देर में मैं एक्सपेरिमेंट के साथ आपको ये चीज़ बताने वाली हूँ। Sodium hydroxide solution is formed near the cathode. The three products produced in this process are all useful. इस प्रोसेस में ये जो तीनों के तीनों जो प्रोडक्ट्स हमें मिले क्लोरएल्कली प्रोसेस में, ये तीनों ही बहुत यूज़फुल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस तीनों ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और अब चलो हम समझ लेते हैं ये एनोड, कैथोड, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ये सब क्या बताया गया है, ये अब हम समझ लेते हैं। अब आप ये वाले सेटअप को समझ लो, ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो मैंने आपको बताया ना कि हम NaCl से यानी कि सोडियम क्लोराइड से हमें ढेर सारे सब्सटेंस मिलता है। और बेसिकली अभी अभी हमने पढ़ा कि हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे मिलता है और किस तरीके से ये सारा कुछ हमें काम आता है, वो हम समझने वाले हैं यहाँ से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सेटअप में क्या लिया गया है, ये आप समझ सकते हो एक टैंक जैसा है, ठीक है। टैंक में ये एक इनलेट है, मतलब यहाँ से अंदर जाने वाला सामान है, और यहाँ क्या है, एक आउटलेट है, यहाँ से बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे भी क्या है, दोनों चीज़ आउटलेट हो रहा है, ठीक है। वो क्या है नहीं है, आई विल एक्सप्लेन यू। और यहाँ पे क्या लिया गया है, दो रॉड्स ले लिए गए हैं मेटल के, आयरन रॉड बता दो रॉड ले लिया गया है। और उस रॉड को, सारे रॉड को क्या से कनेक्ट किया गया है, एक बैटरी से। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि एनोड और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल यानी कि कैथोड। यहाँ से हम समझ गए। और ये डॉटेड लाइन क्या है, ये क्या है, एक मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन यानी कि ये पूरा, यहाँ से देखो ब्राइन इंटर हो रहा है। ब्राइन मतलब मैंने अभी अभी आपको बताया कि सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन को हम कहते हैं ब्राइन, ठीक है। तो ब्राइन यहाँ से अंदर जाएगा और यहाँ से क्या होगा, क्लोरीन और OH, क्लोरीन OH और Na और हाइड्रोजन आयन, ये सारे कुछ आयन्स का इधर इधर से एक्सचेंज होगा। आयन्स यहाँ पे डेफिनेटली रहेंगे ना, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाएगा यहाँ से इससे यहाँ तक। अगर आयन्स ही नहीं रहेंगे इस सोल्यूशन में तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी इस वाले से इस तक पहुँचेगा कैसे। और अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँचेगा तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो काम नहीं करेगा। इसीलिए ताकि आयन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाए, इसलिए यहाँ पे आयन्स का प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाए। तो ठीक है, अब हम यहाँ पे समझते हैं। जब यहाँ पे ब्राइन इनलेट हो रहा है, ब्राइन जब इधर से जा रहा है तो क्लोरीन इधर से आ रहा है, हाइड्रोक्साइड आ रहा है OH, ठीक है। Na आयन, सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन इधर जा रहा है, ठीक है। ये वाला मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन मतलब एक ऐसा परमिएबल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आप बोल सकते हो। किस तरीके का मेम्ब्रेन है ये, जो कि पूरा का पूरा बैरियर नहीं बनाएगा, लाइक इधर का सब्सटेंस इधर नहीं जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। और पूरा का पूरा इजीली फ्लो होने देगा, ऐसा भी नहीं है। कुछ अमाउंट ऑफ सर्टेन, थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ फ्लो हो सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ना कि ब्राइन से हमें क्या मिलता है, क्लोरीन मिलता है और हाइड्रोजन मिलता है। और हमें क्या मिलता है, NaOH भी मिलता है ना। जब आप NaCl का एक्वस सोल्यूशन में जब आप वाटर ऐड कर देते हो, एक्वस सोल्यूशन है, वाटर डेफिनेटली उसमें है, वाटर भी है, तो हमें यहाँ से क्या क्या मिल रहा है, हमें मिला NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस, ये सारा कुछ अब हमें मिला। अभी मैंने थोड़ी ही देर पहले मैंने आपको बताया था कि क्लोरीन हमें मिलता है एनोड वाले टर्मिनल में और हाइड्रोजन हमें मिलता है कैथोड वाले टर्मिनल में। तो देखो, हाइड्रोजन हमें मिल रहा है कैथोड की तरफ और क्लोरीन हमें मिल रहा है एनोड की तरफ। यानी कि ये सेटअप आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। आप यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे क्लोरीन लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा। पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्लोरीन ही मिलता है और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ही हमें हाइड्रोजन मिलता है। अब इसका काम क्या क्या है, इतना बड़ा सेटअप जो बना दिए मैम, इसका काम भी है कुछ। अच्छा, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम क्लोर एल्कली प्रोसेस, जो मैंने अभी अभी आपको प्रोसेस बताया कि सोडियम, यही वाला प्रोसेस कि आप सोडियम क्लोराइड को ले लो यानी कि ब्राइन ले लो एक्वस सोल्यूशन में, और उसको अगर हम क्या करते हैं, उससे जब हमें जो भी सब्सटेंसेस मिलता है उसको डिकम्पोज होने के बाद, लाइक NaOH, H2 और Cl2, इसी को हम कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली क्योंकि हमें यहाँ पे हाइड्रोजन का एक एल्कली मिल जाता है और साथ ही साथ हमें क्या मिल जाता है, क्लोरीन भी मिल जाता है। दैट इज वाई दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है। इसका काम क्या है, इंपॉर्टेंस क्या क्या है इसका,
ठीक है। तो पहला तो है ब्राइन, यानी कि NaOH जो हमें मिला, ब्राइन कंटेनिंग NaOH, नॉट ब्राइन, सॉरी, ब्राइन मतलब NaCl हो गया। ब्राइन कंटेनिंग NaOH, इसका काम क्या है ये हम समझ लेते हैं। डिग्रीजिंग मेटल्स, मतलब मेटल्स में कभी कभी ग्रीस जमा हो जाता है ना, ऑयल वगैरह मेटल के ऊपर जब ऑयल्स ग्रीस जब जमा, ग्रीस मतलब आप जानते हो, मेटल के ऊपर जब ग्रीस जमा हो जाता है तो उसका क्या होता है, उसका शाइनी सरफेस चल जाता है और वो काम करना, वो ठीक से स्मूथ वे में फंक्शन नहीं कर पाता। इसलिए मेटल्स को अगर आपको डिग्रीज करना हो तो हम NaOH से करते हैं। इसके बाद और क्या क्या काम है, सोप्स में, डिटर्जेंट्स में, पेपर बनाने के लिए, आर्टिफिशियल फाइबर्स वगैरह में भी इसका बहुत ज़्यादा काम है। H2 गैस का, यानी कि हाइड्रोजन गैस का क्या काम है, फ्यूल्स, मार्गेराइन, एमोनिया, ये सारा कुछ। एमोनिया क्यों, फर्टिलाइजर्स के लिए। और आपको शायद नहीं पता होगा ये मार्गेराइन क्या है ना, ये खाने वाला चीज़ है, ठीक है। ये एक स्प्रेड जैसा चीज़ वगैरह होता है, बटर वगैरह जैसा होता है ना, वैसी टाइप का ये एक वैसी टाइप का एक चीज़ है जिसे कि ये खाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, मतलब फूड वगैरह में इसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, अब ये क्या है, Cl2 कहाँ पे, क्लोरीन कहाँ पे यूज़ होता है, वाटर ट्रीटमेंट के लिए, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए उसमें क्लोरीन डाला जाता है ना। नेक्स्ट, स्विमिंग पूल वगैरह में भी क्लोरीन डाला जाता है, ठीक है, क्योंकि वाटर वहाँ पे काफ़ी दिन तक जमा रहता है तो वाटर तो ख़राब हो जाएगा ना, तो क्लोरीन डाला जाता है ताकि वाटर प्योर फॉर्म में रहे। PVC वगैरह में यूज़ होता है, CFCs वगैरह में यूज़ होता है, और भी बहुत सारा क्लोरीन का तो ढेर सारे यूजेस है स्टूडेंट्स। अब हम बात कर लेते हैं कि और हमें क्या क्या सब्सटेंस मिल सकता है फ्रॉम NaCl, मतलब कॉमन सॉल्ट सोडियम। तो अब हमारा जो अगला सब्सटेंस है जो कि हमें कॉमन सॉल्ट से मिल सकता है, दैट इज़ ब्लीचिंग पाउडर। और वो हमें कैसे मिलेगा, मैंने अभी अभी आपको बताया ना कि अगर आप कॉमन सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो, यानी कि ब्राइन का अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो तो आपको क्या क्या मिलता है एज अ आउटपुट, आपको मिलता है NaOH प्रोडक्ट में, NaOH मिलता है, आपको मिलता है Cl2 यानी कि क्लोरीन, और आपको मिलता है H2। ये सारा कुछ आपको मिल रहा था ना, ठीक है। तो अब हमें ये समझना है कि ये सारे सब्सटेंस में से ये जो क्लोरीन हमें मिल रहा था, ये क्लोरीन से अब हम बना लेंगे ब्लीचिंग पाउडर। तो देखो क्या बताया गया, क्लोरीन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड, दैट इज ब्राइन। ये सोडियम क्लोराइड का अगर आप एक्वस सोल्यूशन ले लोगे तो आपको क्या मिलता है, क्लोरीन मिलता है, ठीक है। एक्वस सोल्यूशन यानी कि NaCl का अगर आप एक्वस सोल्यूशन ले लोगे तो आपको ये, इसी को हम कहते हैं ब्राइन, तो इससे आपको क्या मिल जा रहा था, क्लोरीन। दिस क्लोरीन गैस इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। और यही क्लोरीन गैस को हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चर के लिए हम यूज़ करते हैं। कैसे, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम यानी कि CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब ड्राई फॉर्म में रहता है तो उसमें हम क्या करते हैं, क्लोरीन गैस उसमें पास कराते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज CaOCl2। जब आप इसमें, जब स्लेक्ट लाइम, ड्राई स्लेक्ट लाइम में जब आप क्लोरीन गैस पास कराओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, CaOCl2। थ्रू द एक्शन ऑफ कंपोजिशन ऑफ क्वाइट कम्प्लेक्स, अच्छा यहाँ पे थ्रू द एक्चुअल कंपोजिशन इज क्वाइट कम्प्लेक्स, यहाँ पे ये बताया गया है, ठीक है। अच्छा, ये क्या यहाँ पे क्या बताया कि ये जो कंपोजिशन इसका है वो एक्चुअली में थोड़ा कम्प्लेक्स रहता है, लेकिन फिर भी मतलब हम इसे इसी तरीके से हम इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या बताया गया, किस तरीके से यहाँ पे प्रोड्यूस किया जा रहा है। यहाँ पे ले लिया गया ये ड्राई स्लेक्ट लाइम CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे क्या लिया गया है, क्लोरीन गैस। जब इसमें पास करा रहे हो तो आपको मिल जा रहा है ब्लीचिंग पाउडर, और थोड़ा बहुत वाटर हमें मिल जा रहा है, ठीक है। अब ब्लीचिंग पाउडर का काम क्या है, आप सबको ही पता होगा, ब्लीचिंग पाउडर बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, हम इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन, कॉटन और लाइनिन का जो इंडस्ट्रीज रहता है ना स्टूडेंट्स, वहाँ पे ये ब्लीचिंग पाउडर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ताकि उसे ब्लीच करके, साफ़ करके हम उसे और ज़्यादा मतलब उसका क्या करें, उसका इम्प्योरिटीज़ हटा पाए, ठीक है। तो इसीलिए कॉटन एंड लाइनिन इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर यूज़ किया जाता है। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज में वुड से पेपर बनता है ना, ठीक है, हमें पता है वुड पल्प से ही पेपर बनता है। तो वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए, ताकि पेपर फैक्ट्रीज में पेपर बन पाए, तो इसके लिए भी यूज़ होता है ब्लीचिंग पाउडर का। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज, बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज में ब्लीचिंग पाउडर को एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ किया जाता है।
टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, ये वाला तो आप सबको पता ही था पहले से कि ड्रिंकिंग वाटर को जर्म्स फ्री करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर उसमें ऐड कर दिया जाता है। तो स्मेल तो थोड़ा बुरा हो जाता है वाटर का, वो वाटर पीने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन हाँ उसमें क्या रहता है, जर्म्स और नहीं रहते प्रेजेंट, जर्म्स उसमें से चल गए होते हैं। तो अगला जो हमारा सब्सटेंस है जो हमें मिलता है यूजिंग कॉमन सॉल्ट, दैट इज बेकिंग सोडा। और ये हमें कैसे मिलता है अब ये हम समझ लेते हैं। बेकिंग सोडा का हम उसे सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं, बेकिंग सोडा को ही केमिकल नेम है बेकिंग सोडा का केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट। और इसे ही आप बेकिंग सोडा का आपको पता है ना, आप केक वगैरह बनाने में बहुत सारे चीज़ में हम बेकिंग सोडा नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaHCO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज़ प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स। मीन्स सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट से ही तो हम बना रहे हैं ना बेकिंग सोडा, तो सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl से ही बनाया जा रहा है बेकिंग सोडा। तो रिएक्टेंट में क्या रहेगा, पहला सब्सटेंस जो हमें चाहिए दैट इज सोडियम क्लोराइड, इसके साथ थोड़ा सा वाटर, थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और थोड़ा सा अमोनिया, ये सारे को अगर हम ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि है यही सोडियम कार्बोनेट। अब इसे हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट हमने क्यों लिखा, प्रॉपर नेम इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही है स्टूडेंट्स। अब सोडियम कार्बोनेट भी लिखोगे तो वो गलत नहीं है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, समझ आया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्यों बोला जा रहा है। तो बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3, जिसे कि हम क्या, और इसका केमिकल नाम आप बोल सकते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इट इज़ अ माइल्ड नॉन करेसिव बेसिक सॉल्ट। ठीक है, ये क्या है, माइल्ड एक सॉल्ट का ही ये फॉर्म है। बेकिंग सोडा एक्चुअली में क्या है ना, एक सॉल्ट का ही फॉर्म है, लेकिन ये नॉन कोरोसिव है, मतलब इसमें कोरोजन का प्रोसेस नहीं होता। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। बेकिंग सोडा को और किसी काम में तो नहीं, नॉर्मली खाना बनाने में, केक्स वगैरह बनाने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, तो ये सारे के लिए यूज़ करोगे तो आप नॉर्मली इसे हीट तो करोगे ना, खाना बनाने के पर्पस में, तो आप उसे हीट करोगे। हीट करने से इसमें रिएक्शन क्या होता है ये अब हम समझ लेते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यानी कि बेकिंग सोडा को जब आप हीट करते हो तो इससे हमें मिल जाता है सोडियम कार्बोनेट NaCO3। सोडियम कार्बोनेट में ये नहीं रहता है स्टूडेंट्स, NaCO3 रहता है, H हाइड्रोजन इसमें से हट जाता है, ये H हट जाता है, और ये क्या हो जाता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। इज इट क्लियर। तो बेकिंग सोडा भी हमारे लिए यूज़फुल है, और ये कब यूज़फुल आता है, यूजेस क्या है इसका, कुकिंग के लिए ही नॉर्मली ये यूज़फुल आता है। अब हम बात कर लेते हैं वॉशिंग सोडा के बारे में। वॉशिंग सोडा के बारे में हमें क्या बताया गया है, वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला Na2CO3.10H2O। ठीक है, इसका काम क्या है, यूज्ड इन ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्रीज, ग्लास इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्रीज, ये सारे के लिए ये यूज होता है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को अगर आप हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, जो कि अभी अभी मैंने आपको बताया। और रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज वॉशिंग सोडा। मतलब अगर आप, कितना इंटरेस्टिंग सा है देखो, अगर आप बेकिंग सोडा को हीट किए तो आपको मिल गया सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट को अगर आप फिर से, अगर आप इसका क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस अगर इसमें अंडरगो करोगे, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस इसमें अंडरगो कर दो, सोडियम कार्बोनेट को क्रिस्टल्स फॉर्म में ले लो, तो वो क्या बन जाएगा, वॉशिंग सोडा। इट इज़ ऑल्सो अ बेसिक सॉल्ट, और ये भी क्या है, एक तरीके का सॉल्ट ही है, दैट इज़ बेसिक सॉल्ट है। अब देखो यहाँ के केमिकल फॉर्मूला में क्या बताया गया है, ये जो सोडियम कार्बोनेट जो हमें मिल रहा है, सॉरी सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे जो हमें मिल रहा है Na2CO3, आप Na2CO3 ले लो और वहाँ पे क्या कर दो, थोड़ा सा वाटर ऐड कर दो। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये व्हाट इज इट, दिस इज वॉशिंग सोडा। ठीक है, इज इट क्लियर, वॉशिंग सोडा हमें मिल गया। सो दीज ऑल आर द सब्सटेंसेस, या फिर दीज ऑल आर एक्चुअली द सॉल्ट्स दैट वी कैन प्रिपेयर फ्रॉम कॉमन सॉल्ट दैट इज NaCl। ये सारा कुछ NaCl से ही तो हम प्रिपेयर कर रहे हैं ना। बेकिंग सोडा हमने प्रिपेयर करना देखा, किस तरीके से हम सोडियम क्लोराइड से बेकिंग सोडा बना रहे हैं, किस तरीके से वॉशिंग सोडा बनाया जा रहा है, ब्लीचिंग पाउडर बनाना हमने देखा, एंड सो ऑन। ये सारा कुछ हमने समझा कि किस तरीके से हम अलग अलग सब्सटेंसेस बना सकते हैं। इवन हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्चुअली
एक्चुअली में होता क्या है, NaOH जो कि हमें एज अ प्रोडक्ट जो हमें मिल रहा था, ये भी हमने देखा कि NaOH हमें मिल रहा था, Cl2 हमें मिल रहा था, और हमें क्या मिल रहा था, हाइड्रोजन भी हमें मिल रहा था इसके साथ साथ। तो ये सारा का अलग अलग सब्सटेंसेस का काम किया, इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमने देखा कि NaCl से हम अलग अलग सब्सटेंस कैसे बना सकते हैं। और अब हम बात करेंगे कुछ और की, मतलब क्या क्या NaCl से क्या क्या सब्सटेंस बना सकते हैं। ये टॉपिक तो चलो ख़त्म होता है, लेकिन अब हमें समझना है कि क्या सॉल्ट्स जो रहते हैं वो तो हमें क्रिस्टल्स फॉर्म में इस तरीके से मिलते हैं, लेकिन क्या ये क्रिस्टल्स सच में ड्राई रहते हैं? सॉल्ट के क्रिस्टल्स क्या सच में ड्राई होते हैं, या फिर उसमें थोड़ा बहुत वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट रहता है? आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई? ये अब हमें समझना है। तो यहाँ पे देखो क्या बताया गया है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, ठीक है। कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल्स होता है, कॉपर सल्फेट इज अ काइंड ऑफ सॉल्ट, तो इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं विच सीम टू बी ड्राई, जो कि एक्चुअली में हमें क्रिस्टल्स फॉर्म ड्राई ही दिखता है। नमक भी हमें NaCl भी जो हम घर में जो यूज़ करते हैं वो तो हमें ड्राई फॉर्म में ही दिखता है ना, लेकिन कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, लेकिन उसमें क्रिस्टलाइजेशन का वाटर प्रेजेंट है। अभी क्रिस्टलाइजेशन का वाटर क्या है ये भी हमें समझना है, लेकिन जो भी है वो तो हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले अब देख लिया जाए कि कैसे प्रूफ होता है कि मैम उसमें क्रिस्टलाइजेशन का वाटर प्रेजेंट है, ये आप कैसे कह रहे हो, ठीक है। तो व्हेन वी हीट द क्रिस्टल्स, जब आप क्रिस्टल्स को जब आप हीट करते हो, दिस वाटर इज रिमूव्ड एंड द सॉल्ट टर्न्स वाइट। ऑब्वियसली अब क्रिस्टल्स में अगर वाटर प्रेजेंट रहेंगे, उसे आप हीट करोगे तो वो क्या होगा, उसमें से वाटर इवापोरेट हो जाएगा, पूरा का पूरा वाटर इवापोरेट हो जाएगा और बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टल्स। और तभी वो क्रिस्टल्स क्या हो जाएगा, वो सॉल्ट जो है, मतलब सॉल्ट कई क्रिस्टल्स है, तो वो सॉल्ट क्या फॉर्म कर जाएगा, वाइट कलर का फॉर्म हो जाएगा। इफ़ वी मॉइस्चर द क्रिस्टल्स अगेन, अब इस वाइट वाले सॉल्ट में, वाइट वाले क्रिस्टल्स में अगर आप फिर से अगर आप इसमें वाटर ऐड कर दो, यानी कि मॉइस्चर कर दो, इसको मॉइस्चर कर दो विथ वाटर, वी विल फाइंड द ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल्स रीअपियर। मतलब अभी क्रिस्टल्स का जो कलर होगा वो क्या हो जाएगा, फिर से हमें ब्लू कलर का दिखेगा। अब क्या बताया गया है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब अभी जो मैंने आपको बताया कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अभी अभी मैंने बताया ना कि क्रिस्टल्स में क्या रहता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहता है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक्चुअली होता क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन is the fixed number of water molecules present in one formula unit of salt, means one unit of salt बोलो आप, one formula unit of salt में कितना amount of water present है, उसी को हम कहते हैं water of crystallization. For example, 5 water molecules are present in one formula unit of copper sulfate, जिसे कि आप लिख सकते हो इस तरीके से, copper sulfate CuSO4, जिसमें कि present रहता है 5 water molecules, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, जिसमें कि हमें क्या मिलता है, ये हो गया एक सॉल्ट का फॉर्मेशन जो कि हमें मिलता है क्रिस्टल फॉर्म में, आपको इस तरीके से दिखेगा। लेकिन इस क्रिस्टल में क्या है, वाटर प्रेजेंट है, और अगर आप इसे हीट करोगे तो क्या होगा, ये वाटर इवापोरेट हो जाएगा और हमें बस मिल जाएगा ये जो कि वाइट फॉर्म में हमें दिखेगा। इज इट क्लियर? हमें मिल जाएगा ये वाला पार्ट CuSO4 कॉपर सल्फेट, जो कि हो जाएगा वाइट फॉर्म में हमें मिलेगा। तो ये क्या फॉर्मूला है, तो फिर ये तो मैम कॉपर सल्फेट है, तो ये पूरा क्या है, ये है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, मतलब वो वाला कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल जिसमें कि वाटर प्रेजेंट है। अगर आप इसमें वाटर नहीं रखना चाहते हो तो इसे हीट कर दो, वाटर इवापोरेट हो जाएगा और आपको मिल जाएगा ये वाला पार्ट कॉपर सल्फेट बस। लेकिन एट प्रेजेंट दिस इज हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। तो अब हम बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, लेकिन इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम क्या है ना। जब हमारा हाथ या फिर पैर, हैंड्स या फिर लेग्स, जब फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाता है या फिर माइनर क्रैक्स आते हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसे हमारा हैंड को या फिर हमारा लेग को, जो भी पार्ट फ्रैक्चर हुआ रहता है, उसे क्या करते हैं, वो प्लास्टर कर देते हैं। हम उसे कहते हैं कि वो पार्ट हमारा क्या हो गया, प्लास्टर कर दिया है डॉक्टर ने। तो प्लास्टर क्या करते हैं, एक्चुअली वो वहाँ पे क्या लगा देते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा देते हैं, ताकि हमारा हैंड या फिर लेग का पोजीशन फिक्स्ड रहे और वो अपने आप ठीक हो जाए, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम तो बहुत ज़्यादा, इंपॉर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है, चलो मेडिकल यूज़ में इसका तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, लेकिन बनता कैसे है और इसका हम बनाते कैसे, ये अब हम समझ लेते हैं। ऑन हीटिंग जिप्सम क्या है आपको थोड़ी ही देर में पता चलेगा। एट 373 केल्विन
अगर आप जिप्सम जिप्सम वही चीज़ है ना जो आपके हाथ में लगाया जाता है एक्चुअली में। पानी में घोलने के बाद जो आपको चीज़ जो मिलता है, मतलब अब बता रही हूँ मैं, पानी में वो पाउडर को जब आप पानी में घोल देते हो, मतलब डॉक्टर, आप तो नहीं, वो डॉक्टर जब पानी में घोल देता है उस वाले पाउडर को और फिर आपके हाथ में लगाता है, तो पानी में घोलने के बाद वो पाउडर क्या बन जाता है, ये वाला पाउडर जब पानी में घुल जाता है तो एक्चुअली दिस इज़ जिप्सम, यही होता है जिप्सम। ठीक है, तो ठीक है, अब हम समझ लेते हैं। अब आप अगर जिप्सम को हीट करोगे, तो जिप्सम को हीट करोगे तो क्या होगा, वाटर तो इवापोरेट हो जाएगा, इसमें से वाटर इवापोरेट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा सिर्फ ये पाउडर। तो इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल, जैसा कि मैंने बताया कि वाटर इवापोरेट हो जाएगा एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब इतना बड़ा सा नाम, लेकिन यही है एक्चुअली प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसका फॉर्मूला है CaSO4 हाफ H2O। लेकिन ये क्या है, एक्चुअली प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही फॉर्मूला, मीन्स जिप्सम, यानी कि पानी में पाउडर को पानी में घोल देने के बाद हमें मिल जाता है जिप्सम। लेकिन ये कौन सा पाउडर रहता है, दिस इज एक्चुअली प्लास्टर ऑफ पेरिस, यही है अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसी को हम क्या करते हैं, अपने हाथ में हमें लगाया जाता है, लेकिन पाउडर को तो आप हाथ में नहीं लगाओगे ना, इसे आप पानी में घोल के लगाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी में घोल दो तो आपको मिल जाएगा जिप्सम, और जिप्सम को आप हीट कर दो तो वाटर इवापोरेट हो जाएगा और आपको मिल जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बड़ा इजी सा है, और इसी को डॉक्टर्स यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा फ्रैक्चर्ड बोन्स वगैरह है वो राइट पोजीशन में आ जाए सही तरीके से, और हमारा वो फ्रैक्चर ठीक हो पाए। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ अ वाइट पाउडर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पाउडर फॉर्म में रहता है, ये वाइट कलर का ही रहता है। एंड ऑन मिक्सिंग विथ वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम, अगर आप इसे वाटर के साथ मिक्स कर दोगे तो आपको जिप्सम मिल जाएगा। वंस अगेन गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास, अब जिप्सम हो जाएगा, और जिप्सम अब हाथ में जहाँ पे प्लास्टर जहाँ हुआ रहता है वो क्या रहता है, बहुत हार्ड रहता है ना, तो वही क्या रहता है एक्चुअली में, इट इज़ अ हार्ड सॉलिड मास। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला बताया गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस का यही वाला फॉर्मूला लिख दिया गया है, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया गया है CaSO4 हाफ H2O। इसके साथ अगर आप फिर से वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करोगे, वाटर ऐड कर दिया गया है 3/4, सॉरी यहाँ पे 1/2, यानी कि आप इसे बोल सकते हो 3/2 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ऐड किया गया है। 3/2 वाटर मॉलिक्यूल्स अगर आप यहाँ पे ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, जिप्सम आपको मिल जाएगा। इज इट क्लियर? अब आप पूछोगे मैम यहाँ पे हाफ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्यों ऐड हो रहा है, हाफ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ही हम क्यों ऐड करेंगे। अब यहाँ पे ये समझो, यहाँ पे हाफ ऑलरेडी था, यहाँ पे भी आप हाफ दोगे तभी तो आपको यहाँ पे होल नंबर मिलेगा ना। ठीक है, इज इट क्लियर? तो इसी तरीके से ये प्लास्टर ऑफ पेरिस भी हमारा बन जाता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस से हम यहाँ से हम यही प्रूफ कर सकते हैं कि एक्चुअली जिप्सम जो डॉक्टर्स जो यूज़ करते हैं हमारे बोन्स को फिक्स करने के लिए, वो क्या से घोलते हैं, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही रहता है, और उसे वो वाटर मॉलिक्यूल मतलब वाटर ऐड करके उसे घोलते हैं और उसे फिर हमारे हाथों में या फिर जहाँ पे भी फ्रैक्चर हुआ है जिस भी बोन में, वो उसे वहाँ पे लगा देते हैं। सो इसी के साथ अब हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। वी आर डन विद दिस चैप्टर नाउ, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू कॉपी डाउन द नोट्स, you can just pause the video, take a screenshot, or you can even write it down in your copy. तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।